जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। क्योंकि अनुराग ठाकुर के कल के संसद वाले भाषण को लेकर संसद से लेकर सड़क तक बवाल मचा हुआ है। ये वही अखिलेश यादव हैं जो उसी संसद के बाहर निकलकर पत्रकारों से पूछते हैं कि उनकी जात क्या है। तुम पिछड़े हो कि क्या, नाम क्या तुम्हारा? तुम पिछड़े हो कि क्या, नाम क्या तुम्हारा? और अगर किसी ने उनसे उनकी जाति पूछ ली तो इसमें वो क्या इंसल्टेड फील कर रहे हैं? जातिगत जनगणना को लेकर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है? जातिगत जनगणना की मांग क्यों हो रही है? इसका सियासी गणित क्या है? लेकिन इन आंकड़ों को सार्वजनिक करने से कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही सरकारें बचती रही। आपका नाम क्या है? पूरा नाम बताइए। अच्छा चलिए ये बताइए कि आपकी जात क्या है, किस जाति से आते हैं आप? क्या आपको मेरे इन सवालों का बुरा लगा या क्या आपको अपनी जाति बताने में शर्म महसूस हुई? मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अनुराग ठाकुर के कल के संसद वाले भाषण को लेकर संसद से लेकर सड़क तक बवाल मचा हुआ है। दरअसल एक दिन पहले लोकसभा में अनुराग ठाकुर ने कहा था कि जो लोग दिन रात जाति जाति करते हैं उन्हें अपनी जात का पता नहीं। अनुराग के इस बयान पर राहुल गांधी और विपक्ष के दूसरे सदस्य भड़क गए। राहुल गांधी ने कहा था कि अनुराग ठाकुर ने मुझे गाली दी है, मेरी इंसल्ट की है। अनुराग के बयान पर आपत्ति जताते हुए अखिलेश यादव भी भड़क गए थे। अखिलेश यादव ने कहा था कि जाति कैसे पूछ ली? आप किसी की जाति कैसे पूछ सकते हो? ये वही अखिलेश यादव हैं जो उसी संसद के बाहर निकलकर पत्रकारों से पूछते हैं कि उनकी जात क्या है। आप ही देख लीजिए। छोड़ो अपना कैमरा कहीं और ले जाओ, चलो। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं लेकिन तुम पिछड़े हो कि क्या, नाम क्या तुम्हारा? तुम पिछड़े हो कि क्या, नाम क्या तुम्हारा? नहीं, नाम बताओ इनका क्या है, नाम बताओ। हाँ मिश्रा जी, अरे मिश्रा जी कुछ तो शर्म करो, अरे कुछ शर्म करो यार। ये सब दोगलापन है। अब बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव और पूरा विपक्ष जो चीख चीख कर जातिगत जनगणना करवाना चाहते हैं और इसके लिए संसद में पुरजोर तरीके से आवाज भी उठा रहे हैं, उन्हें भला अपनी जाति बताने में क्या दिक्कत हो गई? और अगर किसी ने उनसे उनकी जाति पूछ ली तो इसमें वो क्या इंसल्टेड फील कर रहे हैं, शर्म क्यों महसूस कर रहे हैं? जातिगत जनगणना को लेकर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है? जातिगत जनगणना की मांग क्यों हो रही है? इसका सियासी गणित क्या है? अगर यह जनगणना होती है तो इसका क्या असर हो सकता है? और जातिगत जनगणना का इतिहास क्या है? इन सवालों के जवाब एक एक करके समझते हैं। यह वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन अगर आपने सिर्फ ये एक वीडियो को देख लिया तो आपको कहीं और जाने की और कोई जानकारी जुटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ इस एक वीडियो में मैं आपको इस पूरे मुद्दे पर हर एक पहलू बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले समझते हैं इस जातिगत जनगणना का इतिहास। भारत में पहली बार 1881 में जनगणना हुई थी। उस समय भारत की आबादी 25.38 करोड़ थी। तब से ही 10 साल में जनगणना हो रही है। 1881 से 1931 तक जातिगत जनगणना हुई। 1941 में जातियों के आंकड़े तो जुटाए गए, लेकिन इन्हें सार्वजनिक नहीं किया गया। आजादी के बाद 1951 में जनगणना हुई थी। तब सरकार ने तय किया था कि सिर्फ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आंकड़े ही जुटाए जाएंगे। इसके बाद से ही एससी और एसटी के आंकड़े जारी होते हैं। अब ये तो हो गई जनगणना की बात, पर राहुल गांधी कौन सी जनगणना की बात कर रहे हैं, चलिए समझते हैं। राहुल गांधी ने रैली में कहा था कि 2011 में यूपीए सरकार ने जातिगत जनगणना कराई थी, उसके आंकड़े सार्वजनिक किए जाने चाहिए। दरअसल उस समय लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव ने जातिगत जनगणना की मांग उठाई थी। तब केंद्र की कांग्रेस सरकार ने सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना कराने का फैसला लिया था। इस सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के लिए करीब 4,500 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन फिर उसके बाद 2014 में सरकार पलट गई और 2016 में मोदी सरकार ने जातियों को छोड़कर बाकी सारे आंकड़े जारी कर दिए थे। मोदी सरकार ने ऐसा क्यों किया, इसे भी हम आगे वीडियो में समझेंगे। पर उससे पहले यह समझते हैं कि क्या अब भी भारत में जातीय जनगणना की जरूरत है। जातिगत जनगणना का पक्ष लेने वालों का लॉजिक ये है कि 1991 से एससी और एसटी जातियों का डेटा जारी होता है, लेकिन ओबीसी और दूसरी जातियों के आंकड़े नहीं मिलते। इस कारण ओबीसी की सही आबादी का अनुमान लगाना मुश्किल है। 1990 में केंद्र की तब की वीपी सिंह की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था। इसने देश में ओबीसी की 52% आबादी होने का अनुमान लगाया था।
हालांकि मंडल आयोग ने ओबीसी आबादी का जो अनुमान लगाया था उसका आधार 1931 की जनगणना ही थी। मंडल आयोग की सिफारिश पर ही ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाता है। जानकारों का कहना है कि एससी और एसटी को जो आरक्षण मिलता है उसका आधार उनकी आबादी है, लेकिन ओबीसी के आरक्षण का कोई आधार नहीं है। अब चलिए समझते हैं कि आखिर बीजेपी क्यों नहीं चाहती कि जातिगत जनगणना हो। इसके लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। जब बीजेपी बनी तो उसे ब्राह्मण और बनियों की पार्टी कहा जाता था, लेकिन राजनीति की सीढ़ी सिर्फ अगड़ी जातियों के दम पर नहीं चढ़ी जा सकती। और यही वजह थी कि 1985 में बीजेपी ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के समर्थन में एक प्रस्ताव पास किया था, लेकिन बाद में पार्टी ने अपना रुख बदल लिया। कुछ समय बाद बीजेपी ने राम मंदिर के मुद्दे पर वीपी सिंह की सरकार से समर्थन वापस ले लिया। वीपी सिंह की मंडल की राजनीति के जवाब में बीजेपी ने हिंदुत्व का एक ऐसा दायरा तैयार किया जिसमें सभी हिंदू शामिल थे, फिर चाहे वो किसी भी जाति के हों। माना जाता है कि अगर बीजेपी जातिगत जनगणना की मांग मानती है तो इससे हिंदू वोट बढ़ सकते हैं। इससे ओबीसी में तो उसकी पकड़ मजबूत हो सकती है, लेकिन अगड़ी जातियों के नाराज होने का भी डर है। बीजेपी ओबीसी वोटों को लुभाने के साथ साथ सवर्णों को भी खुश रखना चाहती है, और शायद यही वजह है कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने आर्थिक रूप से पिछड़ी ऊंची जातियों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था लागू की थी। अब ये तो हो गई पार्टी की बात, मगर इस पर केंद्र सरकार का क्या रुख रहा है। 2018 में कैबिनेट मंत्री राजनाथ सिंह ने वादा किया था कि 2021 की जनगणना में ओबीसी जातियों की गिनती भी की जाएगी। हालांकि बाद में केंद्र सरकार ने इससे इनकार कर दिया था। जुलाई 2022 में लोकसभा में जवाब देते हुए केंद्र ने साफ कर दिया था कि संवैधानिक प्रावधानों के तहत सिर्फ एससी और एसटी जातियों की गिनती ही की जा सकती है, ओबीसी की नहीं। जातिगत जनगणना की मांग अक्सर विपक्ष ही उठाता है, फिर चाहे वो विपक्ष में कांग्रेस हो या बीजेपी। इसे करवाने की मांग उठाने वालों का कहना है कि इससे जो आंकड़े सामने आएंगे उस आधार पर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का फायदा उन तक पहुंचाया जा सकेगा जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तो वहीं इसके विरोध में यह तर्क दिया जाता है कि इससे समाज बंट जाएगा। और इतना ही नहीं, एक डर यह भी सताता है कि अगर जनगणना में ओबीसी की आबादी ज्यादा निकलती है तो ज्यादा आरक्षण की मांग उठेगी और इससे 50% की सीमा टूट सकती है। अब चलिए ये समझते हैं कि अगर जातिगत जनगणना हुई तो फिर क्या बदलाव आएंगे और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके लिए हमें कर्नाटक के एक एग्जाम्पल पर नजर डालनी चाहिए। 2015 में कर्नाटक की तत्कालीन सिद्धारमैया सरकार ने जातिगत जनगणना करवाई थी, लेकिन इन आंकड़ों को सार्वजनिक करने से कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही सरकारें बचती रही। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा इसलिए क्योंकि जातिगत जनगणना में कथित तौर पर यह सामने आया था कि राज्य के सबसे प्रभावशाली समुदायों वोक्कालिंगा और लिंगायतों की आबादी 10% से भी कम है, और इसलिए लिंगायत और वोक्कालिंगा ने इस रिपोर्ट को सार्वजनिक ना करने की चेतावनी दी थी। इतना ही नहीं, इस जनगणना में कथित तौर पर यह भी सामने आया था कि कुल आबादी में 24% हिस्सा अनुसूचित जाति का है, जो सबसे बड़ा समूह बनता है। इससे वो और ज्यादा आरक्षण की मांग कर सकते हैं। अभी एससी को 15% आरक्षण मिलता है। हमने महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर भयंकर प्रदर्शन और आंदोलन होते देखे। इसे लेकर सरकार भी बैकफुट पर आ गई और महाराष्ट्र में आरक्षण 62% जा पहुंचा। आजादी के 76 साल बाद भी देश आरक्षण का दंश झेल रहा है। मैं इसे दंश इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आरक्षण का मूल उद्देश्य देश के पिछड़े वर्ग को मुख्य धारा में लाने का था, पर अगर रिजर्वेशन इसका सल्यूशन होता तो अब तक तो ये वर्ग मुख्य धारा में जुड़ गए होते ना। आरक्षण की व्यवस्था सिर्फ 10 साल के लिए थी। उम्मीद थी कि 10 साल में पिछड़ा वर्ग तब तक इतना आगे बढ़ जाएगा कि उसे आरक्षण की जरूरत ही नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को लेकर एक बड़ा फैसला दिया था। अदालत ने कहा था कि सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा नहीं हो सकती। बावजूद इसके आरक्षण कम होना तो दूर, बढ़ता ही चला गया। आज की हकीकत यह है कि किसी पार्टी में इतना दम ही नहीं है कि आरक्षण की व्यवस्था को छेड़ भी सके। इससे इनका वोट बैंक जुड़ा हुआ है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव जातिगत जनगणना को लेकर इतने ज्यादा आक्रामक इसलिए भी हैं क्योंकि हम और आप चाहे जितना मुंह मोड़ लें, पर आज भी जाति आधारित राजनीति से काफी फर्क पड़ता है। और इसका जीता जागता उदाहरण है
हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन। अब बड़ा सवाल यह है कि जातिगत जनगणना होगी कैसे? भाई इसके लिए सर्वे करने वाले आपके घर आकर आपसे आपकी जाति ही तो पूछेंगे ना। तो क्या फिर हम सभी को भी उनके इन सवालों पर इसी तरह से रिएक्ट करना है जैसा कि अखिलेश यादव ने संसद में किया था? आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और IBC 24 के हमारे YouTube चैनल खबर बेबाक को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।